प्यारे बच्चों, अधिगम आकलन की चतुर्थ इकाई के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अधिगमकर्ता को चिंतन हेतु सक्रिय बनाने वाले विभिन्न कार्य एवं प्रश्नों का निर्धारण। इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जैसे चिंतन की प्रक्रिया में समस्या समाधान को किस प्रकार से अपनाया जाता है। इसमें मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार किस तरीके से प्रस्तुत किए इसके संदर्भ में, इसकी प्रकृति को हमने पढ़ा। चिंतन की विशेषता का अध्ययन हमने किया। चिंतन के साधन के रूप में हमने जाना कि इमेज, कॉन्सेप्ट और सिंबल और लैंग्वेज इसका महत्वपूर्ण टूल है। इसके स्टेप में हमने जाना कि चिंतन करने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए और लक्ष्य की प्राप्ति में अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को ज़रूर आपको याद करना चाहिए और इस एक्सपीरियंस के आधार पर जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का कार्य करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हमने यह भी अध्ययन किया कि मनोवैज्ञानिक ह्यूसोस ने चिंतन की प्रक्रिया को 4 स्टेप में फॉलो करने के लिए कहा कि सबसे पहले समस्या का आकलन करना है हमको, फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन करना है, फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना है और निष्कर्ष का क्या परिणाम निकल के आया है इसकी जांच आवश्यक रूप से करनी चाहिए। चिंतन 4 तरीके का होता है: मूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन, विचारात्मक चिंतन और सृजनात्मक चिंतन। इसको हमने विस्तृत रूप से समझने का प्रयत्न किया। जिम्बार्डो एवं रुक महोदय ने 2 टाइप के चिंतन की बात की: ऑटिस्टिक थिंकिंग और रियलिस्टिक थिंकिंग की बात की। ऑटिस्टिक थिंकिंग में आप कुछ अपने ख़यालों में लेके आते रहते हैं और अपने ख़यालों में ही खोए रहते हैं, यानी रियलिटी में आप उस क्रिया को नहीं करते हैं, लेकिन इमेजिनेशन में आप हो सकता है भारत में बैठे हैं लेकिन भ्रमण विदेश तक का करके आ गए हैं आप। तो उसको अचीव करने के लिए, उसको साकार करने के लिए एक्टिव नहीं है। किंतु रियलिस्टिक थिंकिंग, यथार्थवादी थिंकिंग में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिवली वर्क करते हैं। उस वर्क को करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं अपनी कन्वर्जेंट थिंकिंग को, जिसको कि आपने डिडक्टिव मेथड भी कहा। आप यूज करते हैं अपने डाइवर्जेंट थिंकिंग को, जिसे कि आपने इंडक्टिव मेथड भी कहा। आप यूज करते हैं अपने क्रिटिकल थिंकिंग, जहां आप मेरिट्स और डिमेरिट्स को प्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप रियलिटी को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पाठ योजना में आप इन तीनों ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। पाठ योजना का प्रारंभ और पाठ योजना का अंत, वो तीनों चीज़ों को अपने आप में समाहित किए हुए होता है, चाहे वो आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है। वहीं आप कभी बच्चे को उदाहरण देते हैं तो उदाहरण से उससे उसके मन की बातों को निकाल के कोई नियम या कोई तथ्य उसको बना देते हैं। वहाँ कहीं आप उसको पहले नियम बताते हैं, कोई तथ्य देते हैं, फिर उस तथ्य को प्रेजेंट करने का कार्य करते हैं ताकि उसके बारे में सबके क्या-क्या विचार हैं उसको आप प्रेजेंट कर सकें। तो इस तरीके से आपका निगमनात्मक और आगमनात्मक चिंतन आपका क्या होता है, प्रोसेस के रूप में चलता रहता है। इसी को स्पष्ट करते हुए हम जान सकते हैं कि जो ऑटिस्टिक थिंकिंग है उसमें आप कल्पना की दुनिया में रहते हैं, आप दिव्य स्वप्न देखते हैं यानी डे ड्रीम जिसको कहा जाता है, किंतु समस्या का कोई उचित समाधान आप नहीं सोच सकते हैं। यथार्थवादी चिंतन में आप वास्तविक परिस्थितियों में घटनाओं का अवलोकन करते हैं और आप किसी समस्या के समाधान तक पहुंच जाते हैं और उस समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए आप डाइवर्जेंट थिंकिंग, आप कन्वर्जेंट थिंकिंग इनका यूज कर रहे हैं, आप क्रिटिकल थिंकिंग इनका यूज कर रहे हैं। जब आप कन्वर्जेंट थिंकिंग में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं। डिडक्टिव मेथड में आपको बताया गया कि पहले आप नियम दे देंगे और नियम को स्पष्ट करने के लिए तथ्य देंगे। जैसे मैंने किसी की डेफिनेशन बता दी और डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है उससे संबंधित आपको
उदाहरण दिए जा रहे हैं, या आपके सामने डेफिनेशन रखी गई और आपसे पूछा गया कि क्या कहा जा रहा है, स्पष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। तो ये यहाँ पर आपका जो मेथड होगा, वो कौन-सा मेथड होगा? डिडक्टिव मेथड होगा। वहीं आप जब डाइवर्जेंट थिंकिंग में होते हैं, जिसको कि क्रिएटिव थिंकिंग भी कहा जाता है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप इंडक्टिव मेथड का यूज कर रहे होते हैं। पहले बच्चों के सामने उदाहरण रखे जाएंगे और उदाहरण से संबंधित फिर कोई नियम क्या किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। पहले विद्यार्थी को समझाया जाएगा, जैसे आपको स्पष्ट किया जाता है कि भाई इसके बारे में ये अवधारणा है, इसका ये कॉन्सेप्ट है। फिर इसके बाद कहते हैं कि किसी मनोवैज्ञानिक ने या समाजशास्त्री ने डेफिनेशन दी हुई है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए बाद में उसका प्रमाण भी प्रदान किया जा रहा है। तो इसमें जो बात चलती है वो प्रमाणों के आधार पे चलती है कि उसको स्पष्ट करने के लिए क्या कुछ कहीं और भी कहा गया, क्या ऐसा कुछ चल रहा था। तो इसमें विद्यार्थी अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो चीज़ उनको दिखाई जा रही है, उससे संबंधित जो उनके अनुभव भी होंगे, उसका भी प्रयोग किया जाता है। वहीं क्रिटिकल थिंकिंग में आप किसी घटना को समझकर क्या क्यों घटित हुई, क्या कारण रहा होगा, उससे संबंधित आप उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स को, यानी कि उसकी परख करके उसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। अब जब हमने चिंतन की प्रक्रिया को पढ़ा, तो इसमें कुछ और भी प्रकार हैं, जैसे निर्देशित चिंतन है। निर्देशित चिंतन में आप किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिंतन कर रहे होते हैं। आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक है और उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि कैसे इसे प्राप्त किया जाएगा, क्या किया जा सकता है, क्या प्लानिंग की जानी चाहिए। तो जब आप ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं, तो आप निर्देशित चिंतन की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे आपको अपनी चिंता हो कि मुझे क्या करना चाहिए अच्छे अंक लाने के लिए, परीक्षा की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, अपने प्रकरण को समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ आप प्लानिंग करके और स्टेप बाय उसे फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ आप निर्देशित चिंतन कर रहे हैं। अनिर्देशित चिंतन में आपका कोई गोल नहीं होता है, बस आप चल रहे होते हैं। कोई अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसमें आप कुछ सोच के नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर आप सेम ऑटिस्टिक थिंकिंग को ले सकते हैं कि आपने डे ड्रीम करा है कि भाई मैं एडमिशन लिया है तो मेरे परीक्षा भी होगी तो मैं पास भी हो जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोई डायरेक्शन आप नहीं ले रहे हो, केवल आपको ये निश्चित है कि ये होना है और हो जाएगा और कुछ ना कुछ परिणाम आएगा। तो उसमें आपने सारी चीज़ों को पहले से ही इमेज करके रखा है। तो ऐसी स्थिति में कई बार जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसमें बाधा भी उत्पन्न होने लगती है। वहीं प्रावर्तित चिंतन में आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं और उसको उसको सार्थक किए जाने वाले विभिन्न व्यवहारों को आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। या हाई थिंकिंग भी कही जाती है, वेरी हाई थिंकिंग। जब व्यक्ति ये जानता है कि उसे जीवन में क्या प्राप्त करना है, उसका लक्ष्य क्या है जीवन का, और लक्ष्य निश्चित करने के लिए वह कैसे किन किन माध्यमों से वहां पहुंच सकता है, क्या वे उसको अपनाना पड़ेगा, उन सारी विभिन्न प्रतिक्रियाओं को जब वो अपनाने लगता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो इस लक्ष्य प्राप्ति में उसका जो थिंकिंग का प्रोसेस होता है प्रावर्तित चिंतन के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें वह अपने पूर्व के अनुभवों को भी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, जिसके आधार पर कि उससे जहाँ जहाँ त्रुटि हो रही है उन त्रुटियों को दोबारा क्या ना करे, अपनाए नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान रहेगा। ये जहाँ जहाँ उसे बैरियर आ रहे हैं, मान लीजिए कि उसकी परीक्षा नजदीक थी और वो उसको पता है कि मैं अनुपस्थित बहुत रहता हूँ, तो वो अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करना शुरू कर देगा। उसको पता है कि मेरे पास किताबें नहीं हैं, तो वो अपने लिए किताब खरीदेगा। उसको पता है मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, तो अपने सहपाठियों से नोट्स मांगेगा। उसको पता है कि मैंने अभी तक स्टडी जो टीचर ने लेक्चर प्रोवाइड किया उसका अवलोकन ही नहीं किया, तो वो उसका क्या करेगा, अवलोकन करना प्रारंभ कर देगा। तो जब वो इन सारे आयामों को अपना रहा है, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अपने को तैयार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में
जो चिंतन होगा वो किस तरीके का होगा, प्रावर्तित चिंतन के अंतर्गत ये आ जाएगा। अब बात आती है कि एक अध्यापक होने के नाते आपको विद्यार्थी को जो भी एक्टिविटी आपने अपनानी है, क्योंकि आपके टॉपिक का नाम ही है कि उसको चिंतनशील रखने के लिए क्या क्वेश्चन आपके होने चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन होने चाहिए, क्या एक्टिविटी आप डन करेंगे, इसको सुनिश्चित करना। तो क्या दायित्व तो होना चाहिए विभिन्न कार्यों को और प्रश्नों को पूछने के लिए। सबसे पहले आपका कार्य होगा कि आप विद्यार्थी को उसकी जो अभिव्यक्ति है विचारों की, उसके लिए प्रेरित करेंगे। इसका अर्थ है ऐसे प्रश्न विद्यार्थी से पूछे जाएं जो कि उसके विचारों को प्रेजेंट करने का कार्य कर सकें। तो आपको बताया गया कि आप जो क्वेश्चन है वो इंडक्टिव मेथड से और डिडक्टिव मेथड से पूछेंगे, या आप डाइवर्जेंट थिंकिंग के और कन्वर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चन उससे पूछेंगे, तो जिससे कि विद्यार्थी अपने विचारों को स्पष्टतः प्रस्तुत करने का कार्य कर सके। आप ऐसे क्रियाओं को उससे करवाएंगे, कार्य असाइनमेंट ऐसे दे दीजिए जिसमें कि वह अपने खुद के एक्सपीरियंस को, कई सारे तथ्यों का अध्ययन पहले करेगा और अध्ययन करने के बाद क्या उसको समझ में आया उसको निष्कर्ष के रूप में लिखना प्रारंभ कर देगा। इस तरीके की क्रियाओं को आपने क्या करना है, अधिक से अधिक प्रेरित करना है। ऐसे प्रश्नों को आपने कक्षा शिक्षण के दौरान पूछना है। इसीलिए आप पाठ्य योजना में प्रस्तावना के प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति के प्रश्नों को पूछते हैं। आप विद्यार्थी में ऐसे क्रियाओं को करने के लिए उसे प्रेरित करेंगे जिससे कि उसमें एक जिज्ञासा, कौतूहल पैदा हो, उसको जानने की इच्छा पैदा हो जाए कि क्या सही है, क्या होना चाहिए। जैसे कई बार आपको ये कह दिया जाता है कि भाई इस मेथड्स के क्रिएटर क्या यही थे कि नहीं थे, ढूंढ के लेके आएंगे। आप सही रिसोर्सेज लाइब्रेरी का अवलोकन कीजिए, आप वेबसाइट का अवलोकन कीजिए और देखिए कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या ऐसा ही है या नहीं है। तो विद्यार्थी में आपने क्या कर लिया है, एक कौतूहल पैदा कर लिया है, एक जिज्ञासा पैदा कर ली, एक रुचि पैदा कर ली है कि वो राइट वे को ढूंढ कर लेके आए। सबसे अच्छा असाइनमेंट जो बनाकर लेके आएगा, उसके असाइनमेंट को के आधार पर उसको अच्छी ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो विद्यार्थी में क्रिया करने के लिए, वो चिंतन करने के लिए कि मैं अच्छे से अच्छा कार्य कैसे करूँगा, ये उसमें क्या हो रहा है, कौतूहल पैदा हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चिंतन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना अत्यधिक आवश्यक है। आप कई सारी एक्टिविटी को उत्पन्न करते हैं, कई सारी एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं, तो ऐसी एक्टिविटी में आप विद्यार्थियों को अधिक से अधिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार करेंगे। जब विद्यार्थियों में नेतृत्व या उत्तरदायित्व आता है, तो नेतृत्व और उत्तरदायित्व के गुणों में उन्हें चिंतन भी करना होता है कि मैं कैसे अपने कार्य को डन करूंगा या डन करवाऊंगा, मैं अच्छे से अच्छे कैसे अपनी क्रिया की प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करूंगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको थिंकिंग करने के लिए क्या करती है, क्रिएट करती है। तो ऐसे कार्य आप विद्यार्थियों को प्रोवाइड करेंगे। भाषा का विकास, क्योंकि थिंकिंग की सारी प्रोसेस किससे चल रही है, भाषा से चल रही है। और जिस विद्यार्थी में मल्टी लैंग्वेज का एक्सपर्ट विद्यार्थी होगा, इसका अर्थ है उसकी थिंकिंग उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अच्छी होगी। जो जितनी भाषाओं की जानकारी रखता होगा, उसका चिंतन का दायरा भी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विस्तृत होगा। क्योंकि हर भाषा का अपना एक आयाम होता है, और अपने आयाम होने के साथ साथ वो अपने साथ ज्ञान के नई शब्दावलियों को प्रेषित करता है। और नई शब्दावलियां अगर आपके मस्तिष्क में भंडारित हैं, तो आप चिंतन को और ज़्यादा विस्तार प्रस्तुत या प्रदान कर सकते हैं। प्रश्नों का जो वितरण है या प्रश्न जो आप क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा प्रश्न कैसा होना चाहिए, इसके संदर्भ में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपको ओपन क्वेश्चन पूछने चाहिए, आपको क्लोज्ड टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए, आपको मिक्स्ड क्वेश्चन पूछने चाहिए, या आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछने चाहिए। प्रश्न का निर्माण करते हुए आपको विशेष ध्यान देना है कि उसमें अधिक व्याकरणशीलता ना हो, उसमें अधिक अलंकारपन ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। एक ही बार में 2 प्रश्न एक साथ नहीं पूछे जाएंगे।
और प्रश्न की भाषा बहुत सरल और सहज होनी चाहिए। ये आपको प्रश्न से संबंधित अवश्य जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है, चूँकि आप चिंतन की प्रक्रिया को संपूर्ण कक्षा में प्रेषित करना चाहते हैं, इसका अर्थ है कक्षा में प्रश्नों का वितरण भी उचित तरीके से किया जाना चाहिए। आपका प्रश्न बार-बार एक ही प्रश्न सॉरी एक ही बच्चे से आप बार-बार प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अन्य कक्षा तो निश्चित होके पड़ी हुई है, अक्रियशील होके पड़ी हुई है। तो आपको सारी कक्षा को सक्रियशील रखना है, एक्टिव रखना है, तो प्रश्नों का वितरण भी उचित तरीके से कक्षा में किया जाए। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तीनों रो के बच्चों को आपको एक्टिव करना है। अगर आपकी कक्षा में 3 रो में बच्चे बैठे हुए हैं, तो आपको पहला प्रश्न पहली रो से आपने पूछा है, तो दूसरा प्रश्न दूसरी रो के मध्य से पूछ लीजिए, तीसरी रो के अंत से आप प्रश्न पूछ लीजिए। फिर आपने चौथा प्रश्न पूछा तो आप अंतिम की रो के से पूछिए, दूसरे फर्स्ट रो से आप पूछिए, थर्ड रो के लास्ट सेकंड रो के लास्ट बच्चे से पूछिए। इस तरीके से आपने पूरी रो को क्या कर रखा है, एक्टिव रख रखा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि ध्यान न दे रहा हो। तो आपको कक्षा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में प्रश्न के वितरण के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए, क्योंकि ये चिंतन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देता है। जहाँ ये कक्षा को व्यवस्थित करके रखता है, कक्षा में अनुशासन बना के रखता है, बच्चों को अपने प्रकरण के प्रति उनका ध्यान अटेंशन बना के रखता है, वहीं यह बच्चों में चिंतन की प्रक्रिया को भी डेवलप करता है। कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ जाएगा, कहीं टीचर अभी मुझे तो नहीं पूछने वाले हैं, तो मुझे ध्यान से सुनना है, मुझे समझने का प्रयत्न करना है, क्या इसमें आना चाहिए। तो जब बच्चा अटेंशन लगा रहा होगा, तभी तो डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की प्रोसेस को वो एक्सेप्ट कर पाएगा, तभी तो वो इंडक्टिव वे में और डिडक्टिव वे में सोच पाएगा। और जब वह अटेंशन से इंडक्टिव, डिडक्टिव, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, क्रिटिकल वे में सोच पा रहा है, तो आपके प्रश्नों का जवाब भी आपको अच्छे से मिलेगा। ज्ञान का विकास, नॉलेज डेवलप करने के लिए आपको विद्यार्थियों को इस तरीके से पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है कि वो अपने लक्ष्य को सुनिश्चित कर लें कि हाँ, मुझे जो अचीव करना है अभी इसी टाइम में करना है। जैसे मैं बार-बार आपसे कहती हूँ कि बीएड करते-करते ही आप सबका टीटी क्लियर हो जाना चाहिए, इस तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो जो बच्चा अपना गोल डायरेक्टेड होगा, जिसको ये पता है कि मुझे इसको रिसीव करना है, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो वो बच्चा आवश्यक रूप से अपनी टीटी की तैयारी भी कर रहा होता है और बीएड पास करते-करते ही टीटी क्लियर भी कर जाता है। उसका वो समय बच गया, जो उसने बीएड के बाद लगाना था टीटी क्लियर करने में। और ये आप भी जानते हैं कि धीरे-धीरे स्मृति क्या होती है, ढलान की तरफ आती है। अभी जो स्टडी का एनवायरनमेंट है, अभी जो चीज़ आपको अच्छे से आएगी, जो जिज्ञासा आपकी उत्पन्न होगी, जो आप स्टडी कर पाएँगे, बीएड पास आउट होने के बाद ये ना एनवायरनमेंट होगा, ना आपको समय मिल पाएगा, आप दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएँगे। तो ऐसी स्थिति में नॉलेज धीरे-धीरे स्मृति क्या होगी, विस्मृति की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगी। तो अभी ही आपको क्या करना है, अपना नॉलेज गेन करना है। इसके लिए आप अपने थिंकिंग के क्राइटेरिया को डेवलप करने का कार्य करेंगे। ऑटिस्टिक ना सोचकर रियलिस्टिक में थिंकिंग की प्रोसेस को बढ़ाना शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति का क्या करना है, त्याग करना है। इसीलिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों में हम किस थिंकिंग को डेवलप करेंगे, अपसारी चिंतन को डेवलप करेंगे, क्योंकि अपसारी चिंतन विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति का त्याग कर देता है। यहाँ आप उसके विचारों की अभिव्यक्ति का उसको मौका दे रहे हैं, वो इंडक्टिव वे में सोच पा रहा है, यानी किसी तथ्य में अपने भी विचारों को जोड़कर फिर उसको निष्कर्ष के रूप में लिख पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप विद्यार्थियों की जो रटने की प्रवृत्ति है, उसका उसमें क्या करवा रहे हैं, त्याग करवा रहे हैं कि वही मत लिखिए जो किताब में लिखा हुआ है। किताब क्या कहने का प्रयत्न कर रही है, उसको समझने का प्रयत्न करना है। तो इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। और इसमें आप जब किताब को में लिखे हुए बिंदु को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो आपका एक नवीन विचार उत्पन्न होता है और ये नवीन विचार तथ्य को प्रमाणिकता देने का कार्य करता है। तो यहाँ आपकी रटने की प्रवृत्ति खत्म और सेल्फ स्टडी करने की प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। यहीं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी शुरू हो जाएगी, जब आप ये सोचेंगे कि क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए, क्या इसमें अच्छा है, क्या बुरा है। यही आपकी
कन्वर्जेंट थिंकिंग भी वर्क करती है जब आपके पास विस्तृत रूप से आप उसे अटेंशन के साथ में पढ़ रहे हैं एज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग के रूप में, तो आप जो किताब में आपने पढ़ा अब आपके पास ऑब्जेक्टिव के रूप में वो क्वेश्चन आ जाए, वन वर्ड्स के रूप में वो क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर है वहां पे लिखा हुआ। आप विद्यार्थियों में वाद विवाद के मेथड से उनको क्या कर सकते हैं, थिंकिंग की प्रोसेस की ओर लेके जा सकते हैं। आप तर्क वितर्क की क्रियाओं को करवा सकते हैं। तो जब आप वाद विवाद की प्रक्रिया करवाते हैं, तर्क वितर्क की प्रक्रिया करवाते हैं, आप निबंध प्रतियोगिता करवा रहे हैं, आप हो सकता है भाषण प्रतियोगिता करवा रहे हैं, तो विद्यार्थी कोई ना कोई थिंकिंग तो कर रहा है ना रियलिस्टिक की। तो ऐसी एक्टिविटी को आपको विद्यार्थियों के लिए डन करना चाहिए। आप तर्क की प्रक्रिया को अपनाने के लिए निरीक्षण का प्रयोग कर सकते हैं, अनुभवों का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग का प्रयोग कर सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल कोई वर्क करवा दिया उनको, कोई उनके एक्सपीरियंस आपने अपने प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए जोड़ लिए हैं, आपने उनको ऑब्जर्वेशन के लिए कोई क्रिया दे दी और कहा ऑब्जर्व करके बताओ कि इसमें क्या होना चाहिए, तो वो थिंकिंग की प्रोसेस में है। कौन सी थिंकिंग की प्रोसेस में है, जब वो निरीक्षण के कार्य को कर रहा है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों थिंकिंग को कर रहा है। आलोचना कर रहा है तो भी वो क्रिटिकल थिंकिंग भी कर रहा है, क्योंकि निरीक्षण से आलोचना भी तो की जा सकती है। अपने अनुभवों से वो जो प्रोसेस टीचिंग की प्रोसेस में सहयोग कर रहा है वो भी डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और आपके क्रिटिकल थिंकिंग के। इसका अर्थ है रियलिस्टिक वे में थिंकिंग की प्रोसेस में हमको चलना होगा। और कक्षा कक्ष में दिव्या स्वप्न डे ड्रीम की बात नहीं की जाती, बल्कि रियलिस्टिक थिंकिंग की ही बात की जाती है। तो टीचिंग के दौरान आपको अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक चिंतन से संबंधित बिंदुओं को अधिक से अधिक अपने पठन पाठन के दौरान प्रयोग में लेके आना चाहिए। और अंतिम है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के कार्य को आपको करवाना चाहिए। यानी कोई समस्या दे दी और समस्या से संबंधित जानकारी बच्चे इकट्ठा करेंगे, उन तथ्यों को खोजने का प्रयत्न करेंगे, उसके संबंध में सोचेंगे कि कैसे ये कार्य होने चाहिए ताकि वो समाधान तक पहुंच सके। आपके असाइनमेंट जो आपको दिए जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको दी जाती है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही एक क्या होता है, तरीका होता है। तो ये था आपका प्रकरण कि अधिगम आकलन के अंतर्गत चिंतन हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रखने के लिए एक अध्यापक को क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, कौन सी थिंकिंग को उसे अपनाना चाहिए, थिंकिंग के अंदर क्या प्रोसेस डन की जाती है, कैसे विद्यार्थियों को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करते हुए अध्यापक एक निर्देशक की भूमिका निभाता है, एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है, लेकिन बाकी सारी प्रोसेस विद्यार्थी को स्वयं ही डन करनी होती है, क्योंकि उसको समाधान करना सीखना है। और जीवन में जब वह अपनी प्रॉब्लम को फाइंड करके उसका सॉल्यूशन करना सीख जाता है, तो जीवन की व्यवस्था को वो सीख जाता है। तो ये था हमारा प्रकरण जिसका हमने अध्ययन किया। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।